अलैक्म जी। आज के लेक्चर में हम जो है एप्स पढ़ेंगे फॉर एनालिसिस। जो चार्ट्स की एप्स होती हैं जिस पे चार्ट्स देखे जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, और उसमें देखेंगे हम चार्ट्स जो है वो कैसे देखते हैं। ठीक है, कैंडल्स कैसे देखते हैं, कैंडल्स कैसे होती हैं, उनको कैसे देखते हैं। उसके बाद हम इंडिकेटर्स थोड़ा सा देखेंगे। इंडिकेटर्स आज पढ़ेंगे तो नहीं, थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में ओवरव्यू देंगे कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद सपोर्ट कैसे लगाते हैं और रेजिस्टेंस क्या होती है और वो कैसे लगाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रेडिंग में। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, यानी कोई इंडिकेटर भी नहीं है, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता है और वॉल्यूम का पता है ना, तो आप उस पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास और कोई इंडिकेटर ना भी हो। ठीक है, आपके पास ये चार्ट शो हो रहा है? मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें। ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ट्रेडिंग व्यू जो ऐप है वो यानी कि ट्रेडिंग की ऐप है, और दुनिया की सबसे बड़ी ऐप भी है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ऐप है ट्रेडिंग व्यू। इसके अलावा एक और दूसरी ऐप है, वो है ड्रॉग टू। ठीक है, वो भी यूज़ की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू यूज़ की जाती है। अच्छा, अब ट्रेडिंग व्यू का ये इंटरफेस है। ठीक है, जैसे हमने बायनेंस का यूज़र इंटरफेस देखा था ना, ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है। ट्रेडिंग व्यू जो है वो फ्री ऐप है, लेकिन फ्री इस लिहाज से है कि इसमें कुछ चीज़ें फ्री हैं। बाकी इसका प्रो वर्जन लेना पड़ता है। प्रो वर्जन में आपको इंडिकेटर्स लगा सकते हैं ज़्यादा। ये जो फ्री ऐप है, जो इसमें आप मैक्सिमम 3 इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, बल्कि अब तो शायद 2 कर दिए होंगे। ये लास्ट टाइम शायद याद है मैंने यूज़ की थी तो 2 थे फ्री में। खैर, ये तो मैं पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मेरा तो पेड वर्जन है। तो 2 या 3 इंडिकेटर्स आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा इंडिकेटर्स और दूसरी फैसिलिटीज़ यूज़ करनी है, वॉल्यूम, प्रोफाइल, रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, वो यूज़ करना है, तो आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, जो कि $14 पर मंथ पे आता है। ठीक है, वो अभी आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी। अभी आप इसी से ही काम, फ्री से ही काम चलाएं अगले 2 महीने तक। ठीक है, उसके बाद आप जाके 2 ढाई 3 महीने बाद जाके आप इसका प्रो वर्जन ले लीजिएगा। लेकिन जब भी इसका प्रो वर्जन लें तो पर मंथ के हिसाब से मत लें। वो एक ना, साइकोलॉजिकली, मेंटली बंदा काफ़ी अपसेट रहता है कि हर महीने मुझे 6,000 रुपये भरने हैं ट्रेडिंग व्यू के। ठीक है, आपकी इनकम हुई है या नहीं हुई, ट्रेड अच्छी गई है या लॉस में गई है, लेकिन आपको ट्रेडिंग व्यू के हर महीने 6,000 रुपये भरने हैं। ठीक है, 14-15 डॉलर है तो तकरीबन 4-5 हज़ार डॉलर बन 4-5 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो आपने जब भी इसको परचेज करना हो प्रो वर्जन, तो इसके पूरे साल की फीस पे कीजिएगा। ठीक है, जो कि 150-160 डॉलर बनती है शायद। तो पूरे साल के लिए इसको परचेज कीजिएगा। एक ही दफ़ा आपकी जान छूट जाएगी, और मेंटली तौर पे भी, साइकोलॉजिकल भी आप रिलैक्स्ड होंगे कि पूरा साल आपको इसकी अब कोई फीस नहीं देनी है, आप आराम से ट्रेडिंग कर सकेंगे। ठीक है, इस चार्ट में जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, यहाँ पे देखें BTC USDT का चार्ट इस वक्त खुला हुआ है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी कॉइन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ जी XRP। तो देखें, XRP मैंने कॉइन लिखा तो उसके पेयर आ गए, XRP USDT के साथ, XRP USD, XRP USDT P। ये ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, तो अब ऊपर देखें मेरे पास
XRP USDT कॉइन ओपन हो गया है, अभी XRP कॉइन ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है, फिर मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, कोई भी कॉइन मैंने सर्च करना हो। ठीक है, फेच कॉइन है, FET फेच, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन है फेच। FET खोला, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये फेच का कॉइन आ गया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक और कॉइन ओपन करता हूँ, डॉट। ठीक है, अच्छा अब इन कॉइन्स के आगे उनकी एक्सचेंजेस भी लिखी हुई हैं कि किस एक्सचेंज के ऊपर आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, अब ये देखें, डॉट USDT परपेचुअल, ये जो है बाइनेंस पर है लेकिन ये फ्यूचर है। ठीक है, ये है आपका स्पॉट, ये लिखा हुआ है स्पॉट बाइनेंस पे। इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये डॉट कॉइन ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी कॉइन जो है लिखेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। BTC लिखा, BTC USDT, बाइनेंस स्पॉट, इस पे क्लिक किया, BTC ओपन हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से आप कॉइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लस का निशान है, इसमें आप BTC यहाँ से क्लिक करेंगे तो BTC की डोमिनेंस ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये BTC की डोमिनेंस शो कर रहा है। ठीक है, ये BTC की डोमिनेंस शो हो जाएगी आपको यहाँ पर। यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट है तो यहाँ पर BTC की डोमिनेंस आई हुई है, ये देखें। BTC की डोमिनेंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इस वक्त BTC की डोमिनेंस जो है वो 54% चल रही है। यानी पूरी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो ज्यादा परसेंटेज है, जो डोमिनेंस है BTC की, वो 54% है, जो कि बहुत हाई परसेंटेज है, जिसकी वजह से ये सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं अभी डाउन है। ग्रीन में तो नजर आ रहे हैं, यानी कि ये अभी अ, थोड़े से ऊपर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल डाउन है पिछले 2-3 महीने से, क्योंकि BTC की डोमिनेंस काफी हाई है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो BTC की डोमिनेंस आ जाएगी। ये इंडेक्स है अमेरिकन एक्सचेंज का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको, ये जो है S&P, ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, तो ये उसका अगेंस्ट आपको जो है इसके साथ कंपैरिजन करके दिखा देगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इस वक्त BTC के साथ, ठीक है, उसकी क्या अलाइनमेंट चल रही है। ठीक है, ये BTC भी थोड़ा ऊपर है, ये भी नीचे डाउन है। ठीक है, तो ये इस तरीके, इनका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता कंपैरिजन का, लेकिन ये बहरहाल BTC की डोमिनेंस आप एटलीस्ट यहाँ से देख सकते हैं कि डोमिनेंस कितनी, यहाँ प्लस पे क्लिक करके। ठीक है, BTC की डोमिनेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखें, D लिखा हुआ है, ये 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम्स हैं डिफरेंट। ठीक है, 1 सेकंड का, 5 सेकंड का चार्ट आ जाएगा, 10। अब मैंने 1 सेकंड का ओपन किया, मेरे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए वो मुझे कह रहा है कि आप जो है वो इसका दूसरा वर्जन वो करें। ठीक है, 30 सेकंड का ओपन करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है प्रीमियम वर्जन लें आप। ठीक है, तो फिर आपके पास 30 सेकंड का हम ओपन करेंगे। मैंने प्रीमियम नहीं लिया हुआ अभी, मैंने प्रो वर्जन लिया हुआ है। ठीक है, $14 का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट का करता हूँ तो ये 1 मिनट का ओपन हो रहा है। ठीक है,
उसका कोई मसला नहीं। 3 मिनट का करता हूँ, ये 3 मिनट का चार्ट ओपन हो गया मेरे पास। इस तरह आप 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर का करूंगा तो ये 1 आवर का चार्ट ओपन हो गया। अब ये हर एक कैंडल जो है ना, एक कैंडल ये 1 आवर की है। अब ये 1 आवर के हिसाब से चल रही है। ये 1 आवर है, ये 1 आवर है, ये 1 आवर, ये 1 आवर की कैंडल है। ये 1 आवर के हिसाब से कैंडल तब्दील हो रही है। अभी ये देखें, ये 1 घंटा पूरा होगा तो यहाँ पे एक नई कैंडल बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह मैं नीचे आऊंगा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स के चार्ट पे जाऊंगा। तो अब ये हर कैंडल जो है वो 4 आवर की है। ठीक है। ये हर एक कैंडल जो है ये 4 आवर की है। ये 4 आवर की कैंडल थी, ये 4 आवर की, अभी ये 4 आवर की है। 4 घंटे बाद जो है, जैसे 4 घंटे पूरे होंगे तो ये कैंडल यहाँ पे एक नई बन जाएगी। ठीक है। जो स्टैंडर्ड टाइम है दुनिया में, जो एक स्टैंडर्ड टाइम बन चुका है, जो पूरी दुनिया यूज करती है, ठीक है, वो 1 डे का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम को यूज किया जाता है स्टॉक में भी, क्रिप्टो में भी, हर फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है। ये 1 डे पे मैंने क्लिक किया तो ये 1 डे का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है। अब इसमें से हर कैंडल जो है वो एक दिन की है। ये देखें, मैंने इस कैंडल के ऊपर लेकर आया तो देखें ट्यूसडे 24 ऑफ अक्टूबर नीचे लिखा हुआ है। इस कैंडल के ऊपर लेकर आया वेनसडे 25 ऑफ अक्टूबर, 26 ऑफ अक्टूबर, 27 ऑफ अक्टूबर, और आज 28 ऑफ अक्टूबर की कैंडल ये है, जो कि ये प्राइस चल रही है। और ये कैंडल सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक चेंज होगी। और डेली सुबह 5 बजे ही नई कैंडल बनती है। ठीक है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के बेसिकली तो यूनिवर्सल टाइम होता है ना, जो कि 12 बजे तक होता है पूरी दुनिया का। तो पाकिस्तान जो है 5 घंटे आगे है, तो इस वजह से 5 घंटे जो है वो 5 बजे पाकिस्तानी टाइम। तो हम जो ये क्लोज और ओपन जो होती है मार्केट क्रिप्टो की, वो सुबह 5 बजे होती है, ये हमेशा याद रखें। ठीक है। मतलब 5 बजे ही कैंडल क्लोज होगी, पूरे 5 बजकर 1 सेकंड पे नई कैंडल बनना शुरू हो जाएगी, चाहे वो ऊपर की तरफ बने, पॉजिटिव बने या नेगेटिव, लेकिन 5 बजकर 1 सेकंड पे नई कैंडल शुरू हो जाएगी सुबह 5 बजे। ठीक है। ये स्टैंडर्ड है। 1 डे का चार्ट जो है स्टैंडर्ड चार्ट समझा जाता है। ज्यादातर लोग जो है 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेफ भी होता है और इसमें ज़्यादा हमें इजीली चीज़ों का पता चलता है। वैसे तो 4 घंटे का और 1 घंटे का टाइम फ्रेम मिला के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं 1 डे को। जब हम सिग्नल की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम 1 डे, 4 आवर और 1 आवर को मिला के अपना जो है ट्रेड लेते हैं। ठीक है। सिग्नल बनाते हैं। तो लेकिन अगर हमने सेफली चलना है तो हम ने 3 मंथ्स, 4 मंथ्स की ट्रेड लेके चलनी है, कि हमारे पास इतना टाइम है और हमारे पास इतना बजट है कि हम 3-4 महीने वेट आराम से कर सकते हैं। तो फिर हम 1 डे टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। ठीक है। अगर हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम चाहते हैं कि बस 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही हमें बस प्रॉफिट हो और जो भी हो, तो फिर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है 1 महीना, 1.25 महीना में आपका टारगेट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हिट हो ही जाता है। ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ही डाउन ना हो और क्रैश ना कर गई हो तो। लेकिन क्रैश भी कर जाए तो उसमें भी हम सेफ्टी अपनी रखते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में हम पढ़ेंगे। मार्केट क्रैश भी कर जाए तो हमारा नुकसान नहीं होता। ठीक है। और स्टॉप लॉस भी हम लगाते हैं। पहले तो नुकसान नहीं होता, हम जितनी मार्केट नीचे जाती है उतना ज़्यादा बाइंग करते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा क्रैश कर जाए, बहुत ही ज़्यादा कोई बुरी खबर आ जाए पूरी दुनिया में, ये उससे भी मार्केट नीचे चले जाए, तो स्टॉप लॉस हमारा लगा होता है। एक हद तक हमारा लॉस होता है, उससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होता। ये नहीं होता हमारी सारी अमाउंट वॉश आउट हो गई, जिस तरह के फ्यूचर ट्रेड में होता है। फ्यूचर ट्रेड में तो आप गए तो गए, सारे ज़ीरो बैलेंस हो गया। ठीक है। जुआ है ये, इसको गैम्बलिंग कहते हैं फ्यूचर को। ठीक है। इसलिए ये हराम है। उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल्स का बना हुआ आ रहा है। कैंडल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये कैंडल्स जो हैं,
ये कैंडल स्टैंडर्ड कैंडल्स हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, जो लोग यूज करते हैं। एक रेड है, ठीक है, और एक ग्रीन होती है। रेड का मतलब होता है प्राइस डाउन हो गई, ग्रीन का मतलब है प्राइस अप जा रही है। ये तो सिंपल सी चीज है, सबको पता है। ठीक है। तो इन कैंडल्स को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे होलो कैंडल्स कर दी तो देखें ग्रीन वाली दरमियान में से होलो हो गई, और रेड वाली फुल बॉडी है इसकी, फिल है कलर के साथ, ये होलो होगी। ठीक है। लाइन कर दी तो ये लाइन में एक ग्राफ की सूरत में आ गई, चार कैंडल्स आ गई। ठीक है। यहाँ से हमने लाइन विद मेक मार्कर्स के डॉट्स के, तो ये देखें, ये इस तरह से कैंडल्स आ गई। ठीक है। स्टेप लाइन पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने कैंडल्स जो हैं वो इस तरह से आएंगी। ठीक है, जिस तरह एक चार्ट होता है। लेकिन हम ये यूज़ नहीं करते, इन चीज़ों का फ़ायदा कोई भी नहीं है। जो स्टैंडर्ड कैंडल यूज़ की जाती हैं उन्हें कहते हैं OHLC कैंडल्स। ये जो कैंडल्स हैं इनको कहते हैं OHLC कैंडल्स। ठीक है। OHCL कैंडल्स क्या होती हैं? O से ओपन, H से हाई, L से लो, और C से क्लोज। OHCL ये बनता है। अब कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, जब भी ग्रीन कैंडल शुरू होती है वो यहाँ नीचे से शुरू होगी। सुबह 5 बजे अगर मार्केट पॉजिटिव है, नीचे से शुरू होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। और जो रेड कैंडल है वो यहाँ ऊपर से शुरू होगी, और अगर डाउन है तो शायद थोड़ा सा ऊपर जाए, जैसे ये कैंडल है, ये थोड़ी सी ऊपर गई होगी, लेकिन फिर वो नीचे डाउन की तरफ आएगी। तो रेड कैंडल ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आती है। ग्रीन कैंडल मार्केट पॉजिटिव हो तो नीचे से यहाँ स्टार्ट लेती है, ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। और ये रेड कैंडल ऊपर से ओपन होके नीचे की तरफ जाती है। ठीक है। अब कैंडल्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि चार चीजें। ये क्योंकि ओपन, हाई, लो, क्लोज कैंडल्स हैं तो इसमें चार चीजें यूज होंगी। ये जो ये वाली चीज है यहाँ से, ये जो है इसको कैंडल बॉडी कहते हैं। कैंडल इसको क्यों कहते हैं पूरी इस चीज को? क्योंकि मोमबत्ती की तरह इसकी शेप होती है तो हम इसको कैंडल कहते हैं। ठीक है। ये जापानीज ने बनाई है सारा। ज्यादातर टेक्निकल चीजें जो ये चार्ट्स हैं, ये मैथमेटिकल चीजें सारी, ये ज्यादातर जापान ने बनाए हैं। ठीक है। तो ये कैंडल की शेप होती है, इसलिए हम इसको कैंडल कहते हैं। कैंडल की जो फिल हुई, कलर से फिल हुई जो चीज होती है इसको हम बॉडी कैंडल कहते हैं। ये हमेशा कैंडल की बॉडी होती है, इसको बॉडी कैंडल कहते हैं। और ये जो पतली सी लाइन होती है इसको हम कहते हैं शेडो कैंडल। शेडो कैंडल। ठीक है। और ये बॉडी कैंडल होती है। ठीक है। अब ये यहाँ से कैंडल जो है सुबह 5 बजे यहाँ से एक बता रहा है कि शुरू हुई, और ये ऊपर की तरफ गई। ये यहाँ तक गई थी प्राइस। ये जो शेडो कैंडल है ये शो कर रही है कि प्राइस हाईएस्ट यहाँ तक गई थी, एच। ठीक है, हाईएस्ट। लेकिन यहाँ पर प्राइस रह नहीं सकी। ठीक है। वहां पे सेलर्स थे, तो उन्होंने प्राइस को डाउन किया, सेल किया, तो प्राइस नीचे आकर यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर चल रही होगी। लेकिन सुबह 5 बजे जो क्लोज हुई प्राइस वो यहाँ पर हुई। ठीक है। लेकिन हाईएस्ट ये यहाँ तक गई थी, इसलिए ये शेडो बनी है। लेकिन क्लोजिंग यहाँ हुई उसकी। ठीक है। इसी तरह ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई। हो सकता है सुबह पॉजिटिव हो 5 बजे, ये देखें शेडो कैंडल बनी हुई है, थोड़ा सा ऊपर गई होगी प्राइस, फिर नीचे आई होगी, फिर ऊपर गई, हाईएस्ट ये गई थी यहाँ तक, शेडो कैंडल शो कर रही है। लेकिन ये फिर नीचे भी आई, लोएस्ट गई थी, ये शेडो कैंडल शो कर रही है लोएस्ट, लो कहाँ तक गई थी। नीचे वाली जो शेडो कैंडल है वो शो करती है लो कहाँ तक गई थी, लो यहाँ तक गई।
लेकिन यहाँ पे भी कीमत जो है बरकरार नहीं रह सकी और वापस मुड़ के यहाँ पर जाके क्लोजिंग हुई। ठीक है। रेड कैंडल की जो प्राइस है क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी, जाहिर है प्राइस डाउन थी तो नीचे की तरफ क्लोजिंग होगी। ग्रीन कैंडल पॉजिटिव में क्लोज हुई है तो क्लोजिंग ऊपर की तरफ होगी। तो क्लोजिंग उसकी यहाँ पर हो गई एक दिन में। ठीक है। तो ये रेड कैंडल इस तरह होता है, ये बॉडी होती है, ये शेडो होती है। ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है। ये कैंडल्स होती हैं। ठीक है। इसके बाद इंडिकेटर्स हैं इसमें, ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है। अब बेशुमार इसमें इंडिकेटर्स हैं, इतने ज्यादा इंडिकेटर्स हैं कि आप थक जाएंगे देखते देखते। ठीक है। लेकिन हम इतने सारे इंडिकेटर्स कभी भी यूज नहीं करते और ना कर पाएंगे और ना करना चाहिए और ना इसका कोई फायदा होता है। ठीक है। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 से 4 इंडिकेटर्स, अच्छे इंडिकेटर्स जिन जो उनको फायदा देते हैं, बस वही यूज करते हैं। ये याद रखें। जितने ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे आप, तो आप कभी भी ना ट्रेड में एंट्री ले सकेंगे और ना एग्जिट कर सकेंगे। ठीक है। अब ये देखें, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस्ड, डिक्लाइन लाइन। ठीक है। ऑटो फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है। ये ट्रेसमेंट, पिच फॉर्क, एवरेज डे रेंज, इतने सारे बोलिंजर बैंड, ये तो खैर हम पढ़ेंगे। तो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं आप, और ये सारे के सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। ये बात हमेशा याद रखें। ये मूविंग एवरेजेस, लैगिंग इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि प्राइस पहले ऊपर या नीचे जाती है और ये इंडिकेटर बाद में शो करता है हमें। ठीक है। इंडिकेटर हमें विद प्राइस शो नहीं करता कभी भी चेंजेस। इंडिकेटर हमें पास की चीज बता रहा होता है, इसको कहते हैं लैगिंग। ठीक है। थोड़ा सा लैग करना, पीछे की तरफ चलना। ठीक है। प्राइस अभी यहाँ पर नई कैंडल अभी नहीं बनी, अभी नई कैंडल जब बनेगी तो इंडिकेटर हमें फिर ये शो करेगा यहाँ तक। ठीक है। और नई कैंडल का कि प्राइस कहाँ जा रही है। ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। अगर एक्चुअल में हर इंडिकेटर एग्जैक्ट बताना शुरू कर दे तो यहाँ पे हर दूसरा बंदा बिलियनर होगा। ठीक है। ठीक है। एग्जैक्ट कभी भी कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता कि हमें एग्जैक्ट प्राइस को बताते हो, बताए कि अभी यहाँ पर जाएगी या अभी नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। थोड़े से लैगिंग होते हैं, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा प्राइस से पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है। इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे, पूरी क्लास होगी इंडिकेटर्स की इंशाल्लाह। तो उसमें सिर्फ जो मैं आपको इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा स्पॉट के हवाले से, सिर्फ वो 4 5 इंडिकेटर्स हैं और सारी ज़िंदगी बस वही यूज़ करने हैं। वो इंडिकेटर्स पूरा निचोड़ है इंडिकेटर्स का। उन इंडिकेटर्स के अलावा आपको किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो करते रहें, परेशान रहेंगे और बस इसी तरह फंसे रहेंगे। ठीक है। लेकिन वो जो 4 5 इंडिकेटर्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको स्पॉट में किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। सारी ज़िंदगी आप उन्हीं इंडिकेटर्स को यूज़ करके एंट्री ले सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं विद मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट न्यूज़, इन सारी चीज़ों को मिला के। ठीक है। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स सिर्फ 30% ट्रेडिंग में काम करते हैं, 70% जो है साइकोलॉजिकल चीज़ें, मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट न्यूज़, ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है। 30% आपके, 30 35% इंडिकेटर्स काम करते हैं आपके। और कई जगह पे 50% 55% भी इंडिकेटर्स काम करते हैं। ठीक है। काम ये ज़रूर करते हैं, विदाउट इंडिकेटर्स हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये याद रखें। इसके बाद जी यहाँ पे ये इंडिकेटर टेम्पलेट्स है, ये अलर्ट्स दे रहा है। फ्री वर्जन जो है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें एक अलर्ट आता है। अगर आप इस प्रो वर्जन लेंगे तो उसमें आप काफ़ी सारे अलर्ट लगा सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ तक जाए, या आपने इंडिकेटर्स के साथ इसको अलाइन किया हुआ है, यानी कि अलर्ट लगाया हुआ है कि भाई जब प्राइस, फॉर एग्जांपल इस वक्त बीटीसी की प्राइस है
$34,150। आपने इंडिकेट अलर्ट लगा दिया कि जब बीटीसी की प्राइस जो है ना 33,000 तक पहुंचे ना तो मुझे अलर्ट दे देना। तो आपने अलर्ट मोबाइल पे भी लगा सकते हैं और लैपटॉप पे भी लगा सकते हैं। जैसे ही बीटीसी की प्राइस 33,000 तक पहुंचेगी आपके पास अलर्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट आप अपनी फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं या आपने एग्जिट करना है तो ये अलर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं। ये ऑप्शन देता है यहाँ पे अलर्ट्स की। ठीक है। ये देखें बीटीसी। ठीक है। ये आप अपना खुद कर सकते हैं कि लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इंटरिंग हो, या जो भी मूविंग डाउन हो, मूविंग अप हो, तो ये आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। बॉलिंजर बैंड किस इंडिकेटर के साथ आपने इसको अलाइन करना है? बॉलिंजर बैंड वॉल्यूम के साथ करना है, आरएसआई के साथ, एमएफआई के साथ करना है, वो आप यहाँ पे ओनली वंस। ठीक है। प्राइस भी सेट कर सकते हैं ओनली वंस या एवरी टाइम हो, तो ये आपको ये इंडिकेटर आप यहाँ पे अलर्ट अलर्ट लगा सकते हैं। ठीक है। और ये हर कॉइन के ऊपर आप अलर्ट लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। ये रिप्ले होता है, ये अनडू करना, किसी चीज को कोई आपने यह चीज कर दी उसको अनडू करना। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वन डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है। ये जो नीचे है, ये इसमें मेरी थोड़ा सा आसानी होता है कि मैंने वन डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगर मुझे ज्यादा अरसे के लिए पूरा चार्ट देखना है कि इसने पूरा साल के लिए कैसे परफॉर्म किया है, तो मैं इधर ये 1 ईयर पे क्लिक करूंगा तो ये पूरे साल का मुझे शो कर देगा। ये देखें, वन वन डे के हिसाब से पूरे साल का चार्ट आ गया मेरे पास। ठीक है। अब आप देखेंगे ये यहाँ से यूं चार्ट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यूं ऊपर गया, नीचे आया, यूं ही नीचे, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। ठीक है। तो ये पूरे चार्ट का आपके पास पास्ट आ जाएगा पूरे एक साल का, तो वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में काफ़ी चीज़ें दी होती हैं। ट्रेंड लाइन लगानी है आपने, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी एक। इस ट्रेंड लाइन का मतलब है कि ये प्राइस जो है यहाँ से इसकी जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइंस यहाँ से लग सकती हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको ये प्राइस मेजर करने के लिए होता है कि यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया, यहाँ से आपने देखा कि कितने परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। मुझे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेके गए, यहाँ तक आप लेके गए तो आपने देखा मुझे 47% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। यहाँ से आप इसको नीचे लेकर आए तो आपने देखा मुझे यहाँ पे -17% लॉस हो रहा है यहाँ तक। ठीक है। ये आपकी मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें और भी टूल्स हैं। इसमें ख़ास कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप एक्सप्लोर करेंगे तो जो आपको यूज़ करने की ज़रूरत हो कर लीजिएगा, लेकिन ख़ास कोई इतने इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अब एक साहब ने पूछा था, साथी ने पूछा था कि जी वॉच लिस्ट बताना ज़रूर सिखाइएगा कि मेरी वॉच लिस्ट में मसला होता है ना। कॉइन की वॉच लिस्ट बनाना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके फेवरेट कॉइन्स कौन से हैं। अब बार बार आप यहाँ से जाके तो हर कॉइन को खोल के नहीं देखते रहेंगे। अच्छा, अब मैं ये खोलूँ उसका चार्ट देखूँ, ये खोलूँ उसका चार्ट देखूँ, उसमें तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपके फेवरेट कॉइन्स जो हैं उनके लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है। ये मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई है, इतने सारे कॉइन्स हैं। ठीक है। मैंने इस वॉच लिस्ट को नाम दिया हुआ है SS चैनल कॉइन्स। ठीक है। आप यहाँ पे प्लस के इस पे क्लिक करेंगे। इसमें कोई भी आप कॉइन ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कॉइन ऐड करना चाहता हूँ, ये वाला। इसको मैंने यहाँ पे प्लस पे लाके क्लिक किया तो ये देखें ये कॉइन मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गया।
ये मेरी एक वॉच लिस्ट में आ गया कॉइन। अब मैंने जब भी वॉच लिस्ट को ओपन किया तो देखूंगा मैंने कौन से कॉइन को ओपन करना है। अच्छा जी, मैंने रोज को करना है। यहाँ पे रोज पे मैंने क्लिक किया, ये रोज का चार्ट खुल गया, रोज कॉइन का चार्ट ओपन हो गया। अच्छा जी, मैंने टीआरबी को देखना है, टीआरबी को क्लिक किया, ये टीआरबी का कॉइन ओपन हो गया। ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वॉच लिस्ट के बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे। आपने अपने फेवरेट कॉइन्स जिसमें आपने ट्रेडिंग करनी है उसकी आपने वॉच लिस्ट बनानी है। ये देखिए मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है। ये देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा कॉइन्स की वॉच लिस्ट मैंने अलग बनाई हुई है। चाइनीज कॉइन्स की मैंने अलग बनाई हुई है। मेटावर्स कॉइन्स की मैंने अलग वॉच लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा, जिसमें 10 कॉइन है। चाइनीज कॉइन में ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन्स की मैंने अलग बनाई हुई है। और एसएस चैनल कॉइन्स की मैंने एक, यहाँ से आप क्रिएट न्यू लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसका नाम कुछ भी रख दें आप, अपनी मर्जी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख दें। और उसमें आप फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन यहाँ से क्लिक कर करके जो भी कॉइन्स हैं उनको यहाँ पे लिखें। और यहाँ पे प्लस बाइनेंस, यहाँ पे जो जिसका बाइनेंस शो कर रहा हो और स्पॉट शो कर रहा हो, यहाँ पे आप उसको आके प्लस पे क्लिक करेंगे, वो कॉइन आपके इधर वॉच लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ठीक है। अब आपको जो है जो भी कॉइन ओपन करना है उसको देखना है। यहाँ पे गए, फौरी तौर पे आपने यहाँ से सी एफ एक्स कॉइन को क्लिक किया, ये सी एफ एक्स कॉइन ओपन हो गया आपके पास। ठीक है। अब आप इसका जो है एनालिसिस करना शुरू कर दें। ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट होती है जो ट्रेडिंग व्यू में बनाना और वैसे भी बनाना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का जी ओवरव्यू है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप है। ठीक है। और इसमें बस यही चीज़ें हैं जो कि यूज़ करने की होती हैं। ठीक है। एक और है जी ऐप जिसको हम कहते हैं ड्रागडू। ठीक है। अब ये साइन इन साइन अप के लिए कह रहा है। बहरहाल ये मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा। ये भी सेम ऐसी ऐप है लेकिन ये थोड़ी सी नीट एंड क्लीन होती है, थोड़ी सी ट्रेडिंग व्यू से सस्ती है। ठीक है। और इसमें भी वही चार्ट्स, लेकिन ट्रेडिंग व्यू जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप है और इसी को लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं आपके पास और इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इसी को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मैं भी इसी को प्रेफर करता हूँ कि आप इसी को ही यूज़ करें। ठीक है। और इसमें जो है ना एक ये भी अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पे अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर नीचे जो है ना रेड कलर के बॉक्सेस बने हुए आ रहे होते हैं। बॉक्सेस कह रहा हूँ, राउंड राउंड शेप में, सर्कल्स में बने हैं। उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो न्यूज़ होती है, करंट न्यूज़ भी दे रहा होता है ट्रेडिंग व्यू कि इस वक्त न्यूज़ क्या चल रही है। जैसे ये देखें, ये भी एक न्यूज़ है। ठीक है। ये एक न्यूज़ चल रही है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये न्यूज़ है। बिटकॉइन प्रेडिक्शन टू कीप एन आई ऑन एज प्राइस रिक्लेम्स 34,000। अब एक न्यूज़ है ना। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी बिटकॉइन की प्रिडिक्शंस पे आप नज़र रखें क्योंकि बिटकॉइन ने दोबारा रिक्लेम कर ली है 34,000 को। ठीक है। जैसे मैंने अपनी एक रील भी बनाई थी, मैंने ये आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बताया था कि जो मुझे लग रहा है कि अगर ये 35,000 को क्रॉस करती है तो फिर ये 40,000 तक चली जाएगी इजीली, 39,000 या 40,000 तक, क्योंकि दरमियान में इसके कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। तो ये न्यूज़ दे रहा होता है आपको ट्रेडिंग व्यू यहाँ से।
ठीक है, यहाँ पे भी बने हुए आ रहे होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ उस न्यूज़ यहाँ सामने आपके खुल जाएगी। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू का फायदा होता है। अच्छा, अब इसमें कैंडल्स आपने देख ली। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू का पूरा चार्ट का ओवरव्यू देख लिया आपने, इसको खुद प्रैक्टिस करनी है आपने। अब देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लगाते कैसे हैं, ये देख रहे हैं, ये प्लस का निशान यहाँ पे, इसको आप कहीं पे भी लेकर आएंगे, ये जो डॉटेड लाइन है। अब ये देखें, ये एक सपोर्ट बन रही है। सपोर्ट हमेशा उस चीज को कहते हैं कि जहां से प्राइस नीचे आए और वहां से बाउंस बैक करे। वो एक कैंडल पे भी बाउंस बैक करे तो वो सपोर्ट कहलाएगी, लेकिन एक कैंडल की सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होती। हम उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं समझते। कम से कम दो तीन कैंडल्स से अगर वो बाउंस बैक करती है तो हम अब देखें, ये देखें, एक, दो, तीन, यहां पे अगर मैं एक सपोर्ट लगा दूं, यहां पे मैंने प्लस, देखिए कैसे लगाई मैंने, यहां पे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो ये खुल जाएगा। इस पे आप ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक सपोर्ट लग गई। सपोर्ट हमेशा ग्रीन कलर की होती है, तो मैं इसके ऊपर लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पर ये खुल जाएगा। यहाँ से मैं कलर इसका चेंज कर दूंगा, ग्रीन कर दूंगा, और इसकी जो मोटाई है वो कम कर दूंगा। देखें अब ये लाइन पतली हो गई। ठीक है, अब ये एक सपोर्ट लगा दी मैंने। क्यों लगाई, अब देखें, प्राइस यहाँ पर आई, नीचे तक गई, शेडोज बनी, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं रह सकी, वापस सपोर्ट के ऊपर आ गई। फिर प्राइस अगले दिन यहाँ से नीचे गई, लेकिन वापस नीचे नहीं रह सकी, इस सपोर्ट तक ही रही। ठीक है, फिर अगले दिन प्राइस यहाँ से फिर नीचे गई, लेकिन इसी सपोर्ट पे ही रही। इस सपोर्ट से फिर प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, अब इस सपोर्ट को यहाँ से बाउंस बैक क्यों कर रही है प्राइस, इसलिए कर रही है कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। तो जैसी प्राइस यहाँ पे सपोर्ट पर आती है तो बायर्स यहाँ से बाइंग करते हैं, प्राइस ऊपर चली जाती है। जैसे ही बायर्स ऊपर से खत्म होंगे और सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये सपोर्ट लाइन टूट जाएगी और ये प्राइस नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब देखें, ये होगी सपोर्ट। अब हम लगाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो चीज होती है जहां से प्राइस ऊपर जाके मुड़ के वापस आ जाए, बार बार मुड़ के वापस आए। सपोर्ट तो होती है जहां से बाउंस बैक करे, नीचे जाए और ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे। रेजिस्टेंस होती है कि ऊपर जाए और वहां से ऊपर की तरफ से पलट के नीचे की तरफ आए। ऊपर रेजिस्टेंस हो रही है, रेजिस्टेंस की हो रही है कि ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वो सेलर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो प्राइस बार बार नीचे आ रही है, बार बार नीचे आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस लगाऊं, ठीक है, तो इस सपोर्ट को मैं इसको मैंने हटा दिया। अब मैंने एक रेजिस्टेंस लगानी है जहां से प्राइस बार बार बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे लगा सकता हूँ एक रेजिस्टेंस, ये देखें,
रेजिस्टेंस हमेशा रेड कलर में लगती है, तो इसको मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूंगा, ये खुल जाएगा। यहाँ से मैं इसका कलर रेड कर दूंगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने रेजिस्टेंस लगाई इन कैंडल्स को देखकर। आप तीन चार कैंडल्स को देखकर, दो तीन कैंडल्स को देखकर, जहां से प्राइस बार बार मुड़ के वापस आ रही है वहां पे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इसी तरह सपोर्ट भी, ये देखें, यहाँ पे बार बार प्राइस मुड़ के ऊपर जा रही है, यहाँ पे सपोर्ट लगेगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की है, वो ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा बॉडी कैंडल पे, कैंडल की बॉडी पे लगती है, शेडो पे नहीं लगाते होते। ये शेडो पे कभी भी नहीं लगती। ये सपोर्ट है ना, रेजिस्टेंस है, तो मैंने ये देखें पूरी एन बॉडी के ऊपर लगाई है। ये देखें बॉडी के ऊपर है, मैंने इन दो को देखकर लगाई है, लेकिन वो उस पे भी लग रही है। ठीक है, मैंने शेडो को देखकर नहीं लगाई, मैंने बॉडी, कैंडल की बॉडी को देखकर सपोर्ट लगाई है, रेजिस्टेंस लगाई है। और इसी तरह जो सपोर्ट है वो भी आप ये देखिए, मैं इधर नहीं लगाऊंगा शेडो पे, मैं इधर बिल्कुल बॉडी के ऊपर जाके, जहाँ पे ये प्राइस बिल्कुल यहाँ बॉडी बन, यहाँ पे जाके मैंने सपोर्ट लगा दी। ठीक है, अब देखें, ये रेजिस्टेंस है जो कि मैंने कैंडल की बॉडी के ऊपर लगाई है, शेडो के ऊपर नहीं लगानी, इधर नहीं लगानी, इधर नहीं लगानी, बिल्कुल एन जहाँ पे प्राइस, यहाँ पे बॉडी है उसकी, उसके ऊपर लगेगी। और इसी तरह सपोर्ट भी एन शेडो पे नहीं लगेगी, जो नीचे है ये लाइन शेडो, बिल्कुल बॉडी के ऊपर लगानी है एन। ठीक है, अब ये देखें, यहीं से हम इसको देख लेते हैं। वैसे तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाते हैं दो तीन महीने पीछे जाके, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा अच्छी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है जो दो तीन महीने पहले जाके लगानी हो। ये तो अभी मैंने करंट प्राइस पे लगा दी ना, करंट कुछ दिनों की है। ये देखें, यहाँ से मैंने लगाई ना, ये 24 सितंबर से लेकर आज क्या है, 28 अक्टूबर, तो ये चंद एक महीने की है ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन ज्यादा मजबूत सपोर्ट जो होती है वो ये होती है कि अगर मैं पिछले तीन चार महीने पहले जाकर लगाऊं। ठीक है, यहाँ पर देखें एक, वैसे देखने में भी आपको लग रहा होगा ना, ये देखें यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें प्राइस कितनी दफा यहाँ पर आकर बाउंस बैक कर रही है, ये देखें ये। ठीक है, या इसको बना लें आप, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लगा दी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, अब जो पुराने उस पर मैंने सपोर्ट लगाई है बैक पे जाके, पिछले तीन चार महीने को देख के, तो वो देखें वो आगे भी काम करती है। ये देखें, यहाँ पर मैंने देख के लगाई थी, लेकिन देखें यहाँ पर भी ये सपोर्ट का काम इसने किया है, प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करती रही है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस जो आप पिछले तीन चार महीने से पहले से शुरू करें लगाएं। करंट पे भी लगा सकते हैं, अभी पूरे एक महीने के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, अब एक और चीज देखें, इसमें होता ये है कि ये मैंने लगाई यहाँ पर एक सपोर्ट, बिल्कुल इन कैंडल्स को देखते हुए, ये सपोर्ट लगा दी मैंने। ठीक है, ये भी कैंडल इसके ऊपर सपोर्ट बन रही है। ठीक है, अब जब भी ये, अभी तो यहाँ से बाउंस बैक कर रही है सपोर्ट से प्राइस। ठीक है,
यहाँ पे नीचे गई लेकिन फिर बाउंस बैक की, यहाँ तक नीचे गई, शेडो कैंडल बनी लेकिन बाउंस बैक कर, लेकिन यहाँ पर इसने प्राइस को, सपोर्ट को ब्रेक कर दिए। अब ये सपोर्ट ब्रेक हो गई है, टूट गई है। अब ये नीचे प्राइस चल रही है। जब भी कोई सपोर्ट टूटती है तो वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बन जाती है। फखर साहब, वो अपना माइक जो है वो ऑफ कर दें। अच्छा, जब भी प्राइस ने इसको यहाँ से ब्रेक किया सपोर्ट को, अब ये रेजिस्टेंस बन गई। कैसे बन गई ये देखें। अब यहाँ पे प्राइस चल रही है, यहाँ पे मैं एक सपोर्ट और लगा देता हूँ। ये सपोर्ट लगी, अब ये देखें, ये जो पहले वाली सपोर्ट थी ये ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस हो गई ना। अब प्राइस यहाँ पे जा रही है, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गई है। पहले सपोर्ट थी, सपोर्ट ब्रेक हो गई, अब यहाँ पे प्राइस चल रही है, तो अब यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गई है। अब हमें पता है यहाँ से प्राइस जाएगी तो वापस पलट सकती है। देखिए यहाँ से प्राइस गई, यहाँ तक गई, इसको बिल्कुल एन रेजिस्टेंस को टच किया और नीचे आई, और उस दिन कैंडल क्लोज हो गई। लेकिन अगले दिन इसने सपोर्ट को ब्रेक, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और ऊपर चली गई। अब यही रेजिस्टेंस जो बनी थी, जो पहले सपोर्ट थी, इसको प्राइस ने ब्रेक किया था, अब ये रेजिस्टेंस बन गई थी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो अब ये फिर सपोर्ट बन गई है। ठीक है, अब ये एक सपोर्ट दोबारा बन गया। हमें देखेंगे प्राइस यहाँ तक आती है तो फिर ऊपर जा सकती है, फिर यहाँ पे टच करेगी ऊपर जाएगी। जो सपोर्ट होती है जब वो ब्रेक हो तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और जो रेजिस्टेंस होती है जब वो ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी चीज है, तो इसको याद रखें। साल के तौर पे यहाँ से मैंने आपको बताया, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुई। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, अब ये सपोर्ट बन गई। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, आपने एक चीज़ और याद रखें कि बिल्कुल एक्यूरेट कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं हुआ करती, ये हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, ये एक अंदाजे की बुनियाद पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, तो जब अंदाजे की बुनियाद पे चीज़ें हो रही होती हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक तो हमने जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगाएंगे, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, बॉडी कैंडल, कैंडल की बॉडी पे लगानी, ये इधर लगेगी, इधर नहीं लगेगी, शेडो पे नहीं लगेगी। ये मैंने बिल्कुल ये इधर देख के, बल्कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर लाके मैंने बिल्कुल यहाँ पे बॉडी के ऊपर जाके ये सपोर्ट लगा दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, शेडो पे नहीं लगाई, ये शेडो पे नीचे लग गई है ना। मैंने एन बॉडी के ऊपर यहाँ पे जाके लगाई है। ठीक है, अब लास्ट चीज जो है, जो याद रखने की है, वो ये है कि एग्जैक्टली सपोर्ट या रेजिस्टेंस से प्राइस नहीं जाया करती या बाउंस बैक करती, या रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ से मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ एक यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने इसको देखते हुए एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसको देखते हुए सपोर्ट लगा दी। अब एग्जैक्टली यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्राइस एग्जैक्टली रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तक आएगी और फिर ही नीचे जाएगी, या प्राइस एग्जैक्टली सपोर्ट लाइन तक आएगी तो फिर ही ऊपर बाउंस बैक करेगी। ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ से सपोर्ट नीचे आई, लेकिन नीचे इसको ब्रेक किया ना सपोर्ट ने, शेडो कैंडल में नीचे तक गई थी। तो इसलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज याद रखें हमेशा, सपोर्ट की रेंज
लगाते हैं या रेजिस्टेंस की रेंज को काउंट करते हैं। अब रेंज कैसे, ये देखें, अब ये सपोर्ट की लाइन तो मैंने लगा दी, ये सपोर्ट है, लेकिन मैं इसकी एक रेंज बना दूंगा शेडो कैंडल को देखते हुए कि भाई इसकी रेंज यहाँ तक है। अगर रेंज मैंने यहाँ तक लगाई है, यहाँ तक शेडो कैंडल आई थी ना, यहाँ तक मैंने एक इसकी रेंज लगा दी, उस रेंज को मैं डॉटेड लाइन में कर देता हूँ। ठीक है, ये रेंज हो गई, और इसका कलर भी ग्रीन कर देता हूँ। ये सब, अब ये एक रेंज हो गई। ठीक है, तो एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन को मत देखिएगा कभी भी कि जी प्राइस एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन पर आएगी तो बाउंस बैक करेगी। आपने उसके नीचे, थोड़ा सा नीचे जहाँ पे शेडोज बन रही हैं, शेडो कैंडल, उसको अंदाजा लगाते हुए थोड़ा सा नीचे डॉटेड लाइन में रेंज लगा देनी है। अब आपके पास एक मजबूत वो हो गई कि जी इस रेंज में प्राइस इस रेंज से बाउंस बैक करेगी। आप सिर्फ इस लाइन, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर नहीं बैठे रहेंगे, आपके लिए ये रेंज से लेके ये सपोर्ट लाइन, ये पूरी एक सपोर्ट बन गई। अब आप कहेंगे हाँ जी ये रेंज, ये पूरी रेंज है, यहाँ तक आई थी प्राइस, यहाँ से बाउंस बैक करेगी। तो अब आप इस रेंज के आसपास ही कहीं जो है वो अपना देखेंगे कि यहाँ से जी बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, रेंज लगाना इसी तरह रेजिस्टेंस है ना। ठीक है, ये इस सपोर्ट को मैं खत्म कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक रेजिस्टेंस है, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं देखते हुए रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, इन दो कैंडल्स को देखते हुए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंस लगा दी, लाइन कर दिया इसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लगा दी, लेकिन ए रेजिस्टेंस के ऊपर जाके प्राइस वापस नहीं आएगी, जरूरी नहीं है। हम उसकी रेंज को देखेंगे कि हाँ जी ये रे देखें, ये डॉट, ये लाइन शेडो ऊपर तक गई है कैंडल, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से शेडो ऊपर गई, प्राइस ऊपर गई है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस मैंने बॉडी के ऊपर लगाई, एग्जैक्ट बॉडी के ऊपर लगाई, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी। ये रेजिस्टेंस है, लेकिन प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया था रेजिस्टेंस को, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया था, यहाँ से प्राइस ने थोड़ा सा ब्रेक किया था। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रेंज लगा दूंगा कि जी ये रेजिस्टेंस की रेंज है। इस रेंज में ये डॉटेड कर दूंगा इसको, मैं यहाँ से लाइन को, इस लाइन पे आऊंगा, यहाँ से मैं डॉटेड लाइन कर दूंगा। अब ये रेजिस्टेंस की रेंज बन गई। मुझे पता है कि जी प्राइस जो है वो इधर से जाती है, रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ तक जाती है। ठीक है, यहाँ से फिर वापस आ जाती है, ये पूरी रेंज है। तो मेरे पास इस रेंज तक अब ऑप्शन इंक्रीज हो गया है। सिर्फ मैं इस एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस की लाइन है उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास अब ये भी रेंज भी आ गई है। तो रेंज को हमेशा आपको रखना चाहिए जहन में। एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता दुनिया में, स्पेशली ये फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, कि ये आपने एग्जैक्ट यहाँ पे लाइन लगाई है तो बाद में भी यहीं से ही वापस
प्राइस टकरा के नीचे आएगी। आपने थोड़ा सा ऊपर शेडो कैंडल्स को देखते हुए रेंज लगा देने की जी, इस रेंज तक देखिए, यहाँ तक गई नीचे आई, यहाँ तक गई नीचे आई, यहाँ तक करीब तक गई नीचे आई। ठीक है, तो इधर इस तरीके से आपने ये रेंज लगा देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इस तरह से आपके असाइनमेंट ये है कि आपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी है बॉडी कैंडल के ऊपर, रेंज पे लगानी है, किसी भी कॉइन पे लगाएं। इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को इस तरीके से ओवरव्यू करना है, देखना है, यूज करना है जिस तरह मैंने अभी बताया है। ठीक है, कॉइन्स की वॉच लिस्ट बनानी है, और कोई भी कॉइन का चार्ट ओपन करके आपने इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है, और आप सब ने मुझे फिर वो दिखानी है। ठीक है, वो मुझे पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं सबकी देख लूंगा कि किस किस ने सही लगाई है या नहीं लगाई। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने लगानी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस नहीं आएगी तो आप जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हर किसी उस पर लग सकती है, सही काम करता है, बिल्कुल सही काम करता है जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप अंदाजे से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाई लेकिन प्राइस तो ऊपर चली गई। एग्जैक्ट यहाँ पे तो आके नहीं हुई ना, ऊपर चली गई, हम रोक थोड़ी सकते हैं मार्केट को। लेकिन हमने रेंज एक लगा दी कि यहाँ तक एक रेंज है हमारी, यहाँ तक रेंज प्राइस जाती है, ये एक हमें अंदाजा है। मैंने 28,000 पे नहीं लगाई है, आप जो है वो किसी भी उस पे लगा सकते हैं, आपने कैंडल्स को देख के सपोर्ट और वो लगानी होती है, रेजिस्टेंस लगानी होती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के लगानी होती है, जहां से बार बार प्राइस बाउंस बैक करे। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे बार बार प्राइस नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, मैं यहाँ पे सपोर्ट लगा देता हूँ, 3 4 कैंडल्स को देख के यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगा दी, प्राइस को देख के नहीं लगानी, कैंडल्स को देख के लगानी है। ठीक है, ये सपोर्ट लग गई, ये देखें, एंड बॉडी के ऊपर मैंने सपोर्ट लगा दी, क्योंकि प्राइस यहाँ से आई, बाउंस बैक की, यहाँ पर आई, नीचे तक गई लेकिन नीचे बरकरार नहीं रही, ऊपर आ गई, ये एक सपोर्ट है। यहाँ पर आई, ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर आई, ऊपर चली गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, और यहाँ रेजिस्टेंस पे गई, फिर रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक कर दिया, फिर वापस यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे चलती रही, फिर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लेकिन नहीं रह सकी, ऊपर नीचे आ गई, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नीचे आ गई, फिर रेजिस्टेंस तक गई, फिर वापस फिर यहाँ से बिल्कुल ही नीचे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में घूमती रही, फिर इसने यहाँ पर आके रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, अब प्राइस ऊपर चल रही है, अब ये सपोर्ट बन गई है, क्योंकि देखें प्राइस यहाँ से अब नीचे आई, इस सपोर्ट से नीचे नहीं जा सकी, इससे नीचे नहीं जा सकी, इससे नीचे, अब जब प्राइस इसको ब्रेक कर देगी, नीचे आ जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, और नीचे आके ये सपोर्ट बन जाएगी। इंडिकेटर सही रीडिंग देते हैं जी, इंडिकेटर जब हम पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। इंडिकेटर्स जो हैं वो लैगिंग होते हैं, थोड़ा सा स्लो होते हैं प्राइस से, प्राइस पहले ऊपर या नीचे चली जाती है, इंडिकेटर बाद में आपको इंडिकेशन देता है, इसलिए उसको लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, कोई भी इंडिकेटर एग्जैक्ट नहीं होता। बाइनेंस ऐप पे वकास जो है ना, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का कोई फायदा नहीं है, बाइनेंस पे इतनी सारी चीजें होती हैं, छोटा सा उसका चार्ट होता है, ये ऐप है ही इसीलिए ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि यहाँ पर ही हम सपोर्ट रेजिस्टेंस अपनी सारे अलर्ट्स यहाँ पे लगा के, यहाँ से हम फिर बाइनेंस पे जाके ट्रेडिंग करते हैं, हम यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, फिर हम फौरन बाइनेंस यहाँ से ओपन करते हैं, बाइनेंस पे जाके आप अपनी ट्रेड करते हैं।
देखें, शेडो कैंडल इसलिए बनती है कि हमें ये बताती है कि प्राइस यहाँ तक हाईएस्ट यहाँ तक गई थी, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, तो यहाँ पे बरकरार प्राइस नहीं रह सकी, तो क्लोजिंग उसकी यहाँ पर हुई है, यहाँ पर वापस आई है, क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। तो प्राइस यहाँ तक गई तो थी ना। तो ये इसलिए हमें शेडो कैंडल दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ तक एक्चुअल में गई थी। अगर ये ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ तक हाईएस्ट गई थी? हमें तो नहीं पता चलेगा। ठीक है। लेकिन प्राइस वहां पे नहीं रह सकी, वहां पे सेलर्स थे, सेलर ने सेलिंग शुरू कर दी। ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर आ गई नीचे, तो वो शेडो कैंडल रह गई। लिमिट ऑर्डर एक ही होता है जी। लिमिट लगाते हैं। स्टॉप लिमिट में आप जो है वो बताते हैं कि जी यहाँ तक प्राइस जाए तो बस स्टॉप कर देना और सेल कर देना। सर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी 2 और 3 मंथ का चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग पे भी देखें, बेहतर तो यही है। इंट्राडे ट्रेडिंग पे भी आप इसी तरह, जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होगी ना। ठीक है, अभी मैं करंट पे लगा दूं लेट्स से। ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक दिन की ट्रेड, वैसे इंट्राडे ट्रेडिंग जरूरी तो नहीं है एक दिन की हो, अगले दिन भी जा सकती है, उससे अगले दिन भी जा सकती है। लेकिन फिर भी अभी की लेट्स से मैं, ये कुछ दिन की है ना, अभी यहाँ पे मुझे बताएं, मैं लगा देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने 3 मंथ्स पे नहीं लगानी, अभी पे लगानी है। अभी कहाँ से शुरू हो रहा है जी ये? 1 अक्टूबर से। इसको थोड़ा और पीछे कर लेता हूँ, 26 सितंबर से, 1 महीना, 1 महीने पे लगानी है। अब यहाँ पे मैंने लगा दी एक सपोर्ट। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लगा दी रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अब मुझे बताएं ये क्या है, कितनी स्ट्रांग और सपोर्ट रेजिस्टेंस है? प्राइस ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई, ऊपर फिर रही है। ठीक है। लेकिन जब आप बैक पे जाके लगाएंगे, देखेंगे प्राइस कहाँ, क्योंकि इसकी 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 लॉजिक समझें। इसकी लॉजिक क्या है? जब आप लॉजिक समझ लेंगे ना तो सब चीजें समझ आ जाएंगी। इसकी लॉजिक ये है कि ये चीजें सिर्फ हम नहीं देख रहे होते, ये पूरी दुनिया देख रही होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अब ये प्राइस यहाँ तक आई है ना, पिछले देखिए मैंने 3 महीने पे गया हूँ लेट्स से। ठीक है, मई मई में आ गया हूँ मैं, मई से अब ये पूरी प्राइस को मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये पूरी दुनिया देख रही है इसको, सिर्फ मैं और आप नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देखते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रही है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब इतनी स्ट्रांग होगी, यहाँ पर देखिए कितनी स्ट्रांग सपोर्ट बन रही है, इतनी दफा यहाँ पे प्राइस बाउंस बैक की है। तो अब ये पूरी दुनिया देख रही है ना, चार्ट ये पूरी दुनिया देख रही है, मैं और आप तो नहीं देख रहे। तो पूरी दुनिया यहाँ पे सपोर्ट लगाएगी कि नहीं लगाएगी? यहाँ पे। और वो भी, मैं इसको डबल, थोड़ा मोटी लाइन कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई। ठीक है। ये देखिए, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस देखें यहाँ से आई, कितनी दफा यहाँ पे बाउंस बैक की है, यहाँ नीचे तक गई लेकिन वापस आ गई, यहाँ पे आई नीचे तक, इस सपोर्ट पे अब ये पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो ऊपर जाएगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, इतनी दफा प्राइस यहाँ पे टकरा के वापस गई है। ठीक है। तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। और इंडिकेटर्स के साथ। सर कॉइन्स का पता कैसे चलेगा कि ये कॉइन्स किस कैटेगरी के हैं? जैसे एआई गेमिंग, ये आपको बाइनेंस पे मैंने बताया था ना, पहला लेक्चर जाके देखें आप।
फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस पे आप जाएंगे तो मार्केट ओवरव्यू में सब कैटेगरीज आ रही होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीरो नॉलेज, डाटा के कॉइन, मेटावर्स के कॉइन, एनएफटी के कॉइन्स। ठीक है। उस सारी कैटेगरीज में जाके आप कॉइन्स जो सेलेक्ट करने हैं आप देख लें कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, कौन से डाटा के हैं, कौन से जीरो नॉलेज के कॉइन्स हैं, कौन से डाटा उसके मेटावर्स के हैं, कौन से एनएफटी के कॉइन्स हैं। ये सारे आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, रिकमेंडेड तो यही है कि अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाएं, लेकिन जो भी टाइम फ्रेम हो थोड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछले 2-3 महीने पे जाके लगा लिया करें। ये ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि हर तीन तीन एक महीने, 3, 3.5, 4 महीने का टाइम फ्रेम ऐसा होता है कि उसमें प्राइस के ऊपर कुछ ऊंच नीच आती ही है। ठीक है। तो ये इस समझते हैं एक साइकिल होता है। ठीक है, 3 से 4 महीने का एक साइकिल होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर नीचे होती ही है। तो 3 1 महीने पे आप लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना तो करंट पे भी लगा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जी, बीटीसी इथेरियम का पेयर भी हो सकता है, यही तो ब्यूटी है क्रिप्टो करेंसी की। बीटीसी यूएसडीटी भी हो सकता है, इथेरियम डॉट भी हो सकता है, पेयर हो सकते हैं, किसी भी पेयर में आप कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल क्वेश्चन है जी, टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। देखें, या फिर टाइम फ्रेम जो है ना, वो स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया टाइम फ्रेम यूज कर रही है ना, जो एक स्टैंडर्ड बन चुका है, वो 1 डे का चार्ट है। ठीक है, वो एक सेफ टाइम फ्रेम है। इस पे पूरी दुनिया ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर रही होती है। लेकिन आपने जल्दी ट्रेड करनी है तो आप 4 आवर या मैक्सिमम मैक्सिमम 1 आवर के चार्ट पे कर सकते हैं। रिस्की होता है 4 आवर का चार्ट और 1 आवर का चार्ट एज कम्पेयर टू 1 डे। लेकिन वो भी, उस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं 4 आवर पे, अगर आपने जल्दी ट्रेड करनी है तो आप 4 आवर या 1 आवर पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 डे का टाइम फ्रेम पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है कि इस पे। लेकिन इस पे थोड़ा सा फिर टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने। जरूरी नहीं है 2-3 महीने लगे, अगले दिन ही प्राइस ब्रेक कर सकती है, एक हफ्ते बाद भी कर सकती है। ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है 1 डे का यूज़ करती है। लेकिन अगर आपने जल्दी ट्रेडिंग करनी है, आप चाहते हैं मैं थोड़ा जल्दी फास्ट ट्रेडिंग करूं, तो फिर आप 4 आवर का चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 1 आवर का भी कर सकते हैं। फिर उस हिसाब से उसका रिस्क भी होगा, ये भी माइंड में रखिएगा। प्रॉफिट होगा जल्दी होगा तो फिर लॉस भी जल्दी होगा। और क्वेश्चन किसी का? सर, आप कहते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज पर सिर्फ ट्रेडिंग के पैसे रखें, बाकी वॉलेट में रखें। तो अगर हम बीटीसी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो क्या करें? तो फिर आप कोल्ड वॉलेट परचेज करें। मैंने बताया था कि अगर आप अपना इतना सरमाया लगा रहे हैं, ठीक है, हजारों डॉलर्स रखना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो 150 डॉलर का आप कोल्ड वॉलेट नहीं परचेज कर सकते। ठीक है, कोल्ड वॉलेट परचेज कर लें, जो यूएसपी की तरह होता है। आप उसमें सारे अपने कॉइन्स रखें और उसको डिस्कनेक्ट करें कंप्यूटर के साथ, उसको संभाल के अपने पास रख लें। उसकी कीज अपने पास 3 4 जगहों पर लिख के रख लें। अगर वो कोल्ड वॉलेट गुम गया, जल गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, तो वो कीज उसकी आपके पास होंगी, लिखी हुई होंगी। तो वो आप दोबारा एक्सचेंज पे जाके या वॉलेट खरीद के वो कीज इंटर करेंगे तो आपकी जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाएगी, वो गायब नहीं होगी, अगर बेशक वो कोल्ड वॉलेट जाया भी हो गया। कीज इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत मशहूर वर्ड है क्रिप्टो में, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। ठीक है। तो आपकी कीज अगर नहीं है आपके पास तो आपके कॉइन्स भी नहीं है आपके पास।
जी पाकिस्तान में मैं तो रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी बाई नहीं की है। आप जो है गूगल पे सर्च कर लें, गूगल पे हर चीज़ सर्च हो जाती है कि क्रिप्टो करेंसी कोल्ड वॉलेट इन पाकिस्तान प्राइस, कुछ भी सर्च करेंगे तो सामने आ जाएंगी कुछ कंपनीज जो उनमें आपको बेहतर लगे। और आप उनको फिर उनका डीप रिसर्च कर लें कि ये लेजिटिमेट है या नहीं है, और इनका जो कोल्ड वॉलेट सेल कर रहे हैं ये इंटरनेशनल कोल्ड वॉलेट है या ये लोकली कोई बना के सेल कर रहे हैं। तो ये आप सारी रिसर्च खुद कर सकते हैं, जैसे हर बंदा गूगल पर रिसर्च करता है किसी भी चीज़ की। वैसे तो कोल्ड वॉलेट जो है वो जो अच्छे हैं, ट्रेजोर्स दूसरे ट्रेजर वगैरह दूसरे, ये तो अमेजोन से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अमेजोन से अगर आप किसी से मंगवा सकते हैं अमेरिका से तो अमेजोन से मंगवा लें। नहीं, कोई समझना मुश्किल नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। आप खुद जब लगाएंगे ना चार्ट के ऊपर, जिस तरह मैंने बताया, फिर आप देखें कैसे प्रैक्टिस। मुझे ना ये सबसे गंदी चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगती थी। मैंने अपने सर से कहा था, मैंने कहा सर इसके अलावा ट्रेडिंग नहीं हो सकती, मुझे कुछ बताएं कि इसके अलावा ट्रेडिंग हो जाए, मेरे से नहीं लगाई जाती ये। और ये बड़ी मगजमारी है, मेरे से नहीं होता जी ये काम। मुझे कोर्स करने के 1 महीने बाद तक भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से चिढ़ थी, मैं नहीं लगाता था। ठीक है, मैं इंडिकेटर्स को यूज कर लेता था, मैं कहता बस इंडिकेटर्स की बेस पे मैं एंट्री एग्जिट कर लूँ। मुझे चिढ़ थी, लेकिन फिर जब लगाना शुरू की पता चला कि इसके बगैर ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। तो फिर जब लगाई तो आसान हो गई। अब बच्चों का खेल है ये, देखिए आपको पता है, आपको सही अंदाजा नहीं हो रहा यहाँ से प्राइस कहाँ से बाउंस बैक कर रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पे लगानी चाहिए, यहाँ पर नहीं लग सकती इन दो कैंडल्स को देखते हुए। ठीक है, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ ना। ये एक रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, सपोर्ट ये बन रही है, ये देखिए, एक, एक, दो, तीन, चार कैंडल्स के ऊपर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये बिल्कुल बॉडी के ऊपर लगानी है। यहाँ पे सपोर्ट ग्रीन होती है तो मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। अभी एक सपोर्ट बन गई ना, क्लियरली नजर आ रहा है। ये देखिए, प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करती है, यहाँ से बाउंस बैक करती है, यहाँ से बाउंस बैक करती है, यहाँ पर आई फिर बाउंस बैक की, तो ये एक सपोर्ट बन गई। ये आप 3 4 कैंडल्स के अपने अंदाजे से लगाते हैं। नहीं, टाइम नहीं आ गया हो सकता अवकाश, इशा तो अब 7:30 होती है। इवन आप कराची में भी हो तो फिर भी वहाँ पे 8 बजे होगी, 8:15 होगी। टाइम तो बल्कि मैं कम करना चाह रहा हूँ, 8:45 पे करना चाह रहा हूँ, सर्दियाँ हो गई हैं तो अब जो है, इसलिए टाइम तो मैं 8:45 तक लाना चाह रहा हूँ। लेकिन चलें, 9 बजे है तो 9 बजे भी ठीक है। मोटिवेशन के लिए बता दूं, झूठी मोटिवेशन दे दूं आपको, झूठी चाहिए या सच्ची चाहिए? सर हमारी लाइन से ऊपर कैंडल बड़ी हो तो सपोर्ट और नीचे हो तो रेजिस्टेंस, ऐसा ही है सर। आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, रिकॉर्डिंग इसकी, आपको समझ आ जाएगी। और ये ऐसे समझ नहीं आएगी चीज जब तक आप लगाएंगे नहीं खुद ही। $1000 वाला क्वेश्चन किसने पूछा था? हाँ, वकास काजी साहब, $1000 से हम कितने कमा सकते हैं? देखिए, $1000 से आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो महीने में आप 5% रखें अपना, 5 to 10% प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं महीने का। 1.5 महीना भी हो सकता है और वो 1 हफ्ता भी हो सकता है, यू नेवर नो।
एक हफ्ते में आपको 5-10% निकल सकते हैं। एक डेढ़ महीना रखें अपने जहन में कि उसमें आपका 5 to 10% प्रॉफिट निकल आए, विद सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स, लॉस मतलब स्टॉप लॉस लगा के, और डीसीए करके, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग वो हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि नीचे बाइंग करनी होती है, वो सब चीज़ें करके फिर ये नहीं कि अंधाधुंध आपने लगा दी ये सपोर्ट और सिर्फ रेजिस्टेंस को देख के और उसने कहा जी बस महीने बाद प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आमीन, जज़ाकल्लाह खास। ठीक है जी, 10-20 हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने वाला है क्लास को। तो फिर अब कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।